तो हेलो एवरीवन, दिस इज यश अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द लर्न साइंस विद यश। तो अब हम एक पड़ाव पार कर चुके हैं। अब हम आते हैं दूसरे पड़ाव में। पहला पड़ाव हमने पार किया जिसमें हमने लाइट चैप्टर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया और डिटेल में सीखा। हमने लाइट चैप्टर को एनसीईआरटी के तौर पर क्लास 10th लेवल का एक एक चीज़ें बारीकी से हमने आपको समझा दी है। एनसीईआरटी से लाइन एक एक खोद खोद कर निकाल कर आपको मैंने परोस दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे कैसे। अब हम सीखेंगे ह्यूमन आई। अब हम सीखेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है वो फिजिक्स का ही आपके नेक्स्ट चैप्टर है, यानी कि सेकंड चैप्टर है। और आप एक बात जरूर ध्यान रखिए, ये चैप्टर करने से पहले अगर आपने लाइट नहीं पढ़ा है, अगर आपने लाइट चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप लाइट को पढ़िए, क्योंकि ये दोनों चैप्टर आपस में इंटर रिलेटेड है। विशेषकर ध्यान रखिए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम सीखते हैं लाइट चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आई चैप्टर पढ़ते हैं। तो ह्यूमन आई चैप्टर में आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें आप काफ़ी चीज़ सीखोगे अपने बारे में, अपनी आंखों के बारे में, और आपके आसपास जितने भी चीज़ें होती हैं आपके सराउंडिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाई स्काई अपीयर ब्लू, यानी कि जो आसमान होता है वो ब्लू नीला ही क्यों होता है। फिर उसके बाद तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देन उसके बाद हम और क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे होता है। फिर हम सीखेंगे रेनबो कैसे फॉर्म होता है। समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं। ठीक है, चलो आप लोग मेरी रील्स तो देखती होगे ना, मैं इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस डालता हूँ वो देखती तो होगे ना। अगर नहीं देखते हो तो जाके उसको ही फॉलो कर लो। चलो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लाइट, बार बार लाइट क्यों आ रहा है मेरे मुंह में, सॉरी। हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई यानी कि हमारी सुरीली आँखें। जब हम गाना गाते हैं ना, सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने, कुछ नहीं होता। आंखें जो होती हैं आपके जीवन का सबसे अभिन्न अंग है, ध्यान रखना। ह्यूमन आई जो है विच इज़ अ सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो क्या बोलता है, कभी कभी कहता है द ह्यूमन आई यूजेस लाइट एंड अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। इसका मतलब ये होता है कि जिस प्रकार हम एक कैमरे से फोटो खींचते हैं, उसमें जो लेंस लगा हुआ होता है वो किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है और अपने कैमरे में अपनी स्क्रीन पर उकेरता है, होता है ना ऐसे। तो उसी प्रकार हमारी आंखें होती हैं। हमारी आंखें जिसमें एक लेंस लगा हुआ है, वो लेंस सामने वाली चीज़ों को, सामने ऑब्जेक्ट को देखता है, उसकी फोटो क्लिक करता है और हमारे ब्रेन तक उसको पहुंचाता है सिग्नल्स के थ्रू, और हमारा ब्रेन उसको एनालाइज करके फिर हमें बताता है कि सामने जो ऑब्जेक्ट है जो हमने देखा वो क्या है। समझ में आया ना आपको। चलो आगे देखते हैं। आपका जो ह्यूमन आई है, जो हमारा ह्यूमन आई होता है, वो क्या है, एक तरीके का लेंस है और लेंस जैसा स्ट्रक्चर है। इसके बाद जिस प्रकार इसमें लिखा है, और ये जो मैंने नोट्स बनाए ना, जो पीपीटी मैंने तैयार करी है, वो एकदम एनसीईआरटी से तैयार करी है। एनसीईआरटी बुक को एकदम अच्छे से खोद खोद कर मैंने वहाँ से नोट्स निकाले हैं। और आपसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, एनसीईआरटी के अलावा कहीं और ना भटकिए। ध्यान रखना, एनसीईआरटी के अलावा कहीं मत जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी ही सबका सार है। जिस प्रकार कहते हैं ना, गीता ही पूरे संसार का सार है, उसी प्रकार एनसीईआरटी ही आपका सार है। चलो, तो द ह्यूमन आई इज अ सेंस ऑर्गन। जिस प्रकार हमें पता ही है कि ह्यूमन आई जो होता है वो एक सेंस ऑर्गन होता है, दैट अलाउ अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। जैसे कि क्या होता है, हम कुछ भी चीज़ देखते हैं तो हम किसकी मदद से देखते हैं, अपनी आंखों की मदद से देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये बोलता है किस तरीके से, तो इट रिसीव लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फोकस इट टू फॉर्म एन इमेज एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन एंड ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू। तो यही मैंने आपको पढ़ाया और यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्या करता है हमारा जो एक अभिन्न अंग है जिसको हम बोलते हैं आंखें। तो जो हमारी आंखें हैं वो किसी ऑब्जेक्ट को देखती हैं, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद एक रेटिना नाम की स्क्रीन होती है, जिस पर वो स्क्रीन बनाती है, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाती है, और उसके बाद वो सिग्नल्स के थ्रू ब्रेन में पहुंचता है। ब्रेन उसको एनालाइज करता है, इसके बाद ब्रेन हमें बताता है कि जो सामने तुमने देखा वो एक ऑब्जेक्ट है। समझ में आया ना आपको। चलो आगे, ये मैंने एक चीज़ लिखी है, इसमें एक फैक्ट लिखा है मैंने, आंखों के बारे में एक फैक्ट मैंने लिख दिया जो कि आपके एनसीईआरटी में था। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, 35 मिलियन लोग, 35 मिलियन लोग जो वर्ल्ड में
वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उसमें 35 मिलियन लोग जो हैं वो ब्लाइंड हैं, पता है आपको, उनके पास आंखें नहीं हैं। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको कुछ मिला है, ईश्वर ने आपको कुछ दिया है, तो उस चीज़ की आप कदर कीजिए। यानी कि आप ये मान के चलिए आप उन 35 मिलियन लोग से आगे हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन 35 मिलियन लोग के पास आंखें नहीं हैं और आपके पास आंखें हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो जो वो लोग हैं, अब उनमें से कुछ तो क्योर्ड हो जाते हैं, उनमें से जो कुछ लोग होते हैं वो तो उनको आंखें मिल जाती हैं। कैसे मिलती हैं आंखें? आंखें हम डोनेट करते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़े दानवीर होते हैं, वो अपने अंगों को दान करते हैं, उसमें से भी एक अंग आंखें हैं। हम अपनी आंखों को दान कर सकते हैं मृत्यु के बाद। कैसे दान कर सकते हैं? हम जिस प्रकार किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसमें क्या होता है, उसके बाद आपकी बॉडी में जो कुछ अंग होते हैं, वो मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक वर्क करते हैं। जैसे कि आंखें, आपकी आंखें जो हैं वो 2 घंटे तक, मेरे ख्याल से आई थिंक ऐसे ही, मैं सही, अगर मैं सही हूँ तो 2 घंटे तक हमारी आंखें वर्क करती हैं मृत्यु के बाद भी। तो उस दौरान डॉक्टर आते हैं, सर्जरी के दौरान आंखें अच्छे से निकाल लेते हैं और वो डोनेट कर देते हैं। और फिर जिस व्यक्ति की आंखें नहीं है, वो आंखें उसको मिल जाती हैं और वो देखने लगता है दुनिया हमारी तरह। तो आप समझिए इस चीज़ को। ये आपके एक छोटा सा टॉपिक था जो आपके डू यू नो सेक्शन में लिखा हुआ था, तो मैंने उसको आपको बता दिया है। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर का स्टार्टिंग, जो आपके एनसीईआरटी से चैप्टर स्टार्ट होता है। कहाँ से? ह्यूमन आई के बारे में। तो ह्यूमन आई के बारे में देख लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर उसके फंक्शंस देखेंगे। तो ह्यूमन आई, जैसे कि आप देख रहे हो, ये बना आपका ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। ये रही आपकी प्यारी सी आंखें। तो देखो, सबसे पहले मैं प्लॉट करता हूँ कि आंखों में कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, सारे सारे पॉइंट्स प्लॉट करता हूँ। तो ये देखो, ये आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं सिलेरी मसल। ये है सिलेरी मसल्स। ये बीच में लगा हुआ है लेंस, ये बीच में लगा हुआ है लेंस, ठीक है। यही वही लेंस है जो हमारी आंखों को ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करके इमेज पीछे बनवाता है, ठीक है। इसके बाद इस लेंस को बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस, इस लेंस को बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। फिर आता है एक्वस ह्यूमर, फिर है एक पीपल, उसके बाद आता है एरिस, फिर कॉर्निया। मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ें, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स और विट्रस ह्यूमर। ये सारे आप एक एक चीज़ें बस याद कर लो, इनको पढ़ लो क्या है, फिर इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि इनके काम क्या होते हैं और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। चलो, सबसे पहले आंखों का सबसे पहला पॉइंट आता है, वो आता है कॉर्निया। कॉर्निया आपने देखा होगा, जब आपकी आंखें जो होती है ना, ये जो आपकी आंखें हैं, इसमें जो फर्स्ट शुरुआत की जो लेयर होती है, जो आपकी आंखें हैं, इस आंखों में जो आपकी शुरुआत की लेयर है, ये शुरुआत की लेयर ही होती है कॉर्निया, ठीक है। ये एक ट्रांसपेरेंट और कर्व्ड लेयर है, ध्यान रखना। ये एक ट्रांसपेरेंट और एक कर्व्ड लेयर है आपकी आंखों में। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन कुछ नहीं, ज़्यादा खास नहीं है। बस ये क्या करता है, ये जितनी भी लाइट रेज आती हैं, बाहर से आती हैं, उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको बेंड कराता है, ठीक है। इसके बाद ये रहा कॉर्निया, ठीक है, ये रहा कॉर्निया। और फिर ये रहा लेंस। ये कॉर्निया है और ये लेंस है, इसके बीच में एक लिक्विड भरा हुआ होता है। ये जो कॉर्निया है, फ्रंट लेयर कॉर्निया है और बीच में लेंस है, इन दोनों के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ होता है। इस लिक्विड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये मेंटेन करता है शेप ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। आपकी आंखों का जो फ्रंट पार्ट है, उसके शेप को मेंटेन करता है। इसका काम इतना है, इसका एक्वस ह्यूमर का। इसके बाद आता है आइरिस। आइरिस, जैसे हम कहते हैं ना, नीली आंखें, सुनहरी आंखें, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू। तो जो ब्लू आईज है, जो आईज का कलर है, जो आंखों का कलर है ब्लू, तो ये ब्लू किसका कलर है? ये आइरिस का कलर है। किसका कलर है? आइरिस का कलर है। तो ये वही है, जो कलर्ड पार्ट होता है आंखों का, वो यही है, आइरिस, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये एक पीपल होता है। अपनी आंखों में एक पुतलियां होती हैं छोटी छोटी, इसको बोलते हैं पीपल। इसके साइज को कंट्रोल करता है। इस प्रकार आप देखो मेरी आंखों में, बीच में आप देखोगे पीपल होता है, जिस तो वो पीपल का है, वही पीपल के साइज को वो कंट्रोल करता है। कौन? आइरिस। क्या है? ये मैंने आंखें बनाई, इस आंखों में ये बीच में आप देखते होगे ना ब्लैक ब्लैक, ये इसको बोलते हैं पीपल, इसको बोलते हैं पीपल। और इसको इस तरीके से आप देखते हो, नसें टाइप की निकलती हैं साइड साइड से, तो ये जो नसें हैं, इसी को बोलते हैं आइरिस, इसी को बोलते हैं आइरिस। समझ में आया ना आपको? आगे बढ़े, चलो भाई। फिर उसके बाद आता है पीपल। क्या है? तो पीपल मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक ब्लैक होल है जो आइरिस के सेंटर पे पाया जाता है।
ये एक तरीके का ब्लैक होल है जो आइरिस के सेंटर पे पाया जाता है। चलिए आगे फंक्शन देख लेते हैं, इसका काम क्या है। इसका फंक्शन है ये रेगुलेट करता है कि कितनी, ये रेगुलेट करता है, क्या करता है रेगुलेट, कि कितनी अमाउंट की लाइट रेस आपके अंदर आनी है और कितनी अमाउंट की लाइट रेस अंदर नहीं आनी है, यानी कि कितनी अमाउंट की लाइट रेस अंदर आने से बचानी है या फिर अंदर आनी है। ठीक है, कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। देखो कभी आप नोटिस करना, तो आप अपने खुद तो नोटिस कर ही नहीं पाओगे, लेकिन किसी दूसरे की आंखों में नोटिस कर पाओगे कि जब आप बाहर जाते हो तो धूप आ रही होती है, तो धूप आ रही होती है तो आपकी जो आंखें हैं, आपकी आंखों में जो पीपल है, इसका साइज एकदम से छोटा हो जाता है, एकदम से छोटा हो जाता है, छोटा सा हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाता है, छोटा हो जाता है। जो आयरिस होती हैं वो उसको एकदम से छोटा कर देता है पीपल के साइज को। क्यों, इसलिए क्योंकि देखो बाहर धूप है तो बाहर धूप में क्या होगा, बहुत सारी लाइट आ रही होगी अपनी आंखों में, तो बहुत सारी लाइट एकदम से अगर आ जाएगी तो हमारी आंखें खराब नहीं हो जाएंगी। तो इसीलिए ज्यादा लाइट नहीं आए, इसको रोकने के लिए ही ये जो पीपल का साइज है वो छोटा हो जाता है। अच्छा, फिर एक चीज और, जब आप किसी अंधेरे वाले रूम में जाते हो तो आप देखते होगे पहले तो आपको कुछ नहीं दिखता है, एकदम डार्क हो जाता है। देन उसके बाद धीरे धीरे हमको थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा। फिर हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ क्या रखा है, भले ही ब्लैक होता है, कलर नहीं दिखता है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट देखने लगते हैं कि कहाँ क्या रखा हुआ है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो पीपल का साइज है वो बड़ा होने लगता है, आपके पीपल का साइज बड़ा होने लगता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लाइट रेस हमारी आंखों के अंदर आए, हमारी आंखों के अंदर आए और हमें चीजें दिख सके प्रॉपर्ली। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। फिर आता है लेंस क्या है, लेंस को क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, आगे ये एक ट्रांसपेरेंट और एक फ्लेक्सिबल और एक कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस याद करो, लाइट चैप्टर में पढ़ाया था मैंने। कॉन्वेक्स लेंस, इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस भी था, क्योंकि ये सारी लाइट को क्या करता था, कन्वर्ट्स करता था, याद है ना, डाइवर्स नहीं करता था, कन्वर्ट्स करता था। सारी लाइट रेस आती थी और उनको एक जगह पे कन्वर्ट कर देता था, ये इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते थे। इसको कॉन्वेक्स लेंस को। तो आपका जो लेंस होता है वो एक ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल और कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक, चलो इसका फंक्शन क्या होते हैं। इसके फंक्शन होता है कि ये अपना शेप को चेंज करके लाइट रेस को अंदर भेजता है रेटिना के पास, अपना शेप को चेंज करके। समझ में आया ना आपको, ये जो आपका लेंस है, जैसे लाइट रेस अंदर आई तो उसने क्या करा, इसने कन्वर्ट कराई लाइट रेस और पीछे रेटिना स्क्रीन पर यहाँ इमेज बनवा दी। जैसे लाइट रेस अंदर आई, ये लाइट रेस अंदर आ रही हैं और लाइट रेस को उसने क्या कराया, कन्वर्ट करा के यहाँ पीछे स्क्रीन पर बना ली इमेज। ठीक है, ये इसका काम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना क्रिस्टलाइन लेंस है जो, ये क्रिस्टलाइन इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, जब हमारी आंखें खराब होती ना, जैसे ये देखो चश्मा लगा हुआ है, ये किसके खराबी कारण होता है, ये लेंस के खराबी कारण ही होता है। जब हमारी आंखों के अंदर जो क्रिस्टल लेंस है, जब ये खराब हो जाता है, उसके कारण ही हमें ये डबल आंखें लग जाती हैं। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये है सिलेरी मसल्स क्या है, सिलेरी मसल्स जो है वो लेंस की बीबी है, लेंस की वाइफ है। सर आप ये कैसे बोल रहे हो लेंस की वाइफ, इसका मतलब लेंस की वाइफ इसलिए जिस प्रकार एक वाइफ अपने हस्बैंड को कंट्रोल करती है, उसी प्रकार सिलेरी मसल्स भी क्रिस्टलाइन लेंस को कंट्रोल करती है। यानी कि ये क्या करती है सिलेरी मसल्स, ये इस तरीके से दोनों हाथों से लेंस को पकड़े हुए होती है और खींचती है छोड़ती है। जिस प्रकार लाइट जो है वो अच्छे से फोकस करा पाती है यहाँ पे, रेटिना पे। कैसे, वो देखते हैं आगे। जैसे लाइट रेस आई तो सिलेरी मसल्स ने अपना काम चालू कर दिया। इसने क्या करा, इसने इसको खींचा, खींचने से क्या हुआ, इसने कन्वर्ट कराना स्टार्ट किया रेटिना पे कन्वर्ट कराना स्टार्ट हुआ। अब ये खींचती कैसे हैं, या कितने अमाउंट में खींचती हैं, या कैसे खींचती हैं और कैसे छोड़ती हैं, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है तो उसी के अकॉर्डिंग लेंस को खींचेंगी। पास रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो उसी प्रकार से वो लेंस को खींचेंगी या फिर कम करेंगी।
ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी आप नॉर्मली इतना सीखो कि सिलरी मसल का काम क्या होता है। सिलरी मसल एक तरीके की मसल्स है जो कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, लेंस के पास पाई जाती है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, ये हेल्प करता है, ये लेंस के शेप को चेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है, और उसको फोकस कराना मतलब फोकस करवाता है। किसको? इसको फोकस करवाता है इमेज को, कहाँ पे? रेटिना पे, ठीक है। चलो फिर आता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है? तो विट्रस ह्यूमर क्या होता है? विट्रस ह्यूमर ये आई बॉल के पास ये जो लिक्विड भरा हुआ होता है इसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। कैसा होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है। अच्छा, इसका काम क्या है? इट मेंटेन द आईज शेप एंड हेल्प लाइट रीच द रेटिना। ये क्या करता है? ये आंखों के शेप को मेंटेन कराने में हेल्प करता है, यानी आंखों में एक बल्जीनेस, एक फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? विट्रस ह्यूमर। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। इसी की वजह से जो आंखें हैं, जो आपकी आई बॉल है, वो फ्लेक्सिबल रहती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़े, चलो। फिर आता है रेटिना। क्या होता है रेटिना? जैसे आप एक सिनेमा हॉल में जाते हो, आप पिक्चर देखने जाते हो, मूवी देखने जाते हो, वहां पे जिस प्रकार आप स्क्रीन देखते हो ना, जैसे स्क्रीन देखते हो, उस स्क्रीन पर जो आप मूवीज देखते हो, वो मूवी छपती हैं, इमेजेस आती हैं, उसी प्रकार आपकी आंखों के अंदर एक स्क्रीन है। उस स्क्रीन को ही बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। इनर लाइट सेंसिटिव लेयर, ये क्या करती है? लाइट सेंसिटिव लेयर है, इसी पर ही इमेज फॉर्म्ड होती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? ये कन्वर्ट करती है लाइट को इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूजिंग फोटो रिसेप्टर सेल्स, रॉड और कॉन्स। अब सर ये क्या टर्म्स है, रॉड्स और कॉन? ये क्या बता दिया आपने, रॉड? तो देखो, रॉड और कॉन ये दोनों सेल्स हैं, ये दोनों सेल्स के नाम हैं। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? देखो, रॉड आर यानी रात, आप ऐसे याद करो रात, और कोन्स, कोन्स को आप याद कर लो दिन। सर ये क्या है? तो देखो, जब आप अंधेरे में देखते हो, जब आप अंधेरे में देखते हो, यानी कि जब आप किसी डार्क रूम में जाते हो, तब आपको दिखना स्टार्ट होता है ना। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, जब अंधेरे में जाते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखता है, चीजें दिखती है ना। तो उस टाइम पे आपकी कौन सी सेल वर्क कर रही होती है? उस टाइम पे आपकी रॉड सेल वर्क कर रही होती है। उस समय पे आपकी रॉड सेल वर्क कर रही होती है। अच्छा, और आपको दिन में जब देखना होता है तब क्या होता है? जब आपको दिन में देखना होता है, यानी कि लाइट, यानी कि कलर देखने होते हैं, उस टाइम पे आपकी कौन जो सेल होती है वो वर्क करती है। कौन सी सेल वर्क करती है? कौन सेल जो होती है वो वर्क करती है। समझ में आया आपको? ठीक है। अच्छा, एक बर्ड के बारे में सुना होगा जिसको बोलते हैं आउल, उल्लू, जो कि आप हो, नहीं हो? चलो मजाक कर रहा हूँ। तो जो आउल होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा रॉड सेल्स होती हैं। ये एक फैक्ट है, आप नोट कर लेना। जो आउल होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है? क्या होती है? रॉड सेल्स होती हैं, क्योंकि वो रात में प्रॉपरली देख सकता है, रात में प्रॉपरली देख सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेल उसके अंदर होती है, वो है रॉड सेल्स, सबसे ज्यादा आंखों में, ठीक है। पूरे शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, आंखों की बात कर रहा हूँ। समझ में आना आपको? रॉड सेल्स और कौन सेल में अंतर समझ में आ गया? क्या था, क्या बोलते हैं रॉड सेल और क्या होती है कौन सेल्स? ऑप्टिक नर्व्स, इसके बाद आता है ऑप्टिक नर्व्स। तो देखो, ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है? ये एक तरीके की नस है। क्या है? नस है। जब रेटिना पर स्क्रीन पे जो इमेज बनती है, जब रेटिना पर इमेज बनती है, तो उसके बाद वो जो इमेज है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होने के बाद जिस नस के द्वारा वो ब्रेन तक पहुंचती है, जिस नस के द्वारा ब्रेन तक पहुंचती है, क्योंकि ब्रेन का ही काम है बताना कि सामने क्या रखा हुआ है। हमारी आंखें तो देखती ही, बस हमारी आंखें तो लेंस है बस। अब बताना किसका काम है? ब्रेन का। तो ब्रेन तक ले जाएगा कौन सिग्नल्स को? ब्रेन तक ले जाने वाले सिग्नल जो होते हैं वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जाता है, ठीक है। ये आपके देख रहे हो, ये ऑप्टिक नर्व्स है। यहाँ पे स्क्रीन फॉर्म हो गई, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में पहुंच जाता है सिग्नल्स, और ब्रेन इसको एनालाइज करके दोबारा से भेज देता है। फिर यहाँ पे आपको वो बता देता है कि सामने वाला ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो ये ऑप्टिक नर्व्स। एक बार देख लेते हैं कि नर्व्स एट द बैक ऑफ द आई, आंखों के पीछे क्या है, ऐसी नर्व्स है, उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। अब इसका फंक्शन क्या है वही मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इट कैरीज विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। ये करता है, ये विजुअल इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, कहाँ से? रेटिना से कैरी करता है और ब्रेन तक ले जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं सीबीएसई में और एमपी बोर्ड में, मतलब लगातार क्वेश्चंस इसी टॉपिक से ज़्यादातर आ रहे हैं, मैंने देखा है। पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो क्या होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन? चलो,
तो पावर ऑफ एकोमोडेशन ये होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया किसके बारे में आपको, मैंने बताया था लेंस और उसकी वाइफ के बारे में। लेंस था और उसकी वाइफ थी, कौन थी वो वाइफ? सिलेरी मसल। तो सिलेरी मसल लेंस को कितना तानेगी, कितना खींचेगी और कितना छोड़ेगी, तो इसकी एबिलिटी को ही बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। लिखा है द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू सी नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। बस इसी चीज को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। नहीं समझ में आएगा? फिर समझाऊंगा, चलो फिर समझाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि सिलेरी मसल देखो तानेगी और छोड़ेगी कौन? सिलेरी मसल किसको? लेंस को। तो लेंस की क्षमता कि वो अपना फोकल लेंथ किस तरीके से एडजस्ट कर ले, ज्यादा कर दे, कम कर दे, किस तरीके से कर दे के बाद उसको चीजें क्लियर दिख जाए, दूर का और पास का, उस एबिलिटी, उस क्षमता को ही बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब आया समझ में? तो क्या लिखा है? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू सी नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर का, नियर मतलब पास का। ठीक है। अच्छा, हमारा नियर पॉइंट, इसमें लिखा है हमारा नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर। हमारा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, ये फैक्ट है। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम 25 सेंटीमीटर तक एकदम क्लियरली दे सकते हैं, उसके बाद यानी कि उसके बाद चीजें पीछे जो हुई ब्लर होती जाएंगी। करके देख लो, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो। आप एक पेन को रखो, दूर रखो, यानी कि जब आप इसको पास में लेके आओगे, जब आप इसको अपने पास में लेके आओगे, तो जैसे ही 25 सेंटीमीटर पूरा हुआ, तो 25 सेंटीमीटर जैसे ही पूरा हुआ तो पीछे का ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा, पीछे का ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा। आप फिर पेन पे फोकस करोगे। करके देख लो, कर लिया? हुआ? ऐसे ही। चलो सर आपने नियर पॉइंट तो बता दिया कि 25 सेंटीमीटर होता है, अब फार पॉइंट यानी कि कितना दूर दे सकते हैं, तो फार पॉइंट बेटा आपका इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी, फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दे सकते हो। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग वैसे नहीं, लेकिन जस्ट एक जनरली बोल रहा हूँ, चांद जो है वो कितनी दूरी पर होगा आपके अकॉर्डिंग? मतलब मान के चलते इन्फिनिटी पे, चांद जो है इन्फिनिटी पे दिखता है ना, तो इसका मतलब ये है कि फार पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी होता है, और जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ये फैक्ट है, इसको लर्न कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना। मतलब पढ़ना नहीं है सिर्फ, नोट भी करना है। सिर्फ पढ़ के मत बैठ जाना कि वीडियो चालू कर ली और सर ने पढ़ाया और हम चालू हो गए बस पढ़ते रहे। नहीं, ये जो नोट्स मैं लेके आ रहा हूँ और मैं बना रहा हूँ, नोट्स एनसीईआरटी से बना रहा हूँ, तो इसको अच्छे से लिख भी लेना साथ साथ, क्योंकि सिर्फ सुनना नहीं, हमको लिखना भी है बोर्ड्स में, तो हमें लिखने की प्रैक्टिस भी डालनी पड़ेगी, है ना? तो इसीलिए लिख भी लेना। चलो मैं आपको फोकल लेंथ के बारे में बताता हूँ। फोकल लेंथ के बारे में बताऊँ कैसे, क्या होता है फोकल लेंथ, कैसे इंक्रीज हो, कैसे डिक्रीज होता है। देखो एक चीज ध्यान रखो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को दूर से देखोगे, किसी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर से देखोगे, तो आपकी जो सिलेरी मसल्स है वो आपके आई लेंस को खींचेंगी, और जब वो खींचेंगी उसके बाद हमें दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। और फिर क्या होगा, जैसे हमें पास का ऑब्जेक्ट दिखना है, तब आपकी जो सिलेरी मसल्स हैं वो आई बॉल को क्या करेंगी? दबाने के बाद हमें पास का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज मैंने और लिखी है, तो क्या होता है समय के साथ साथ क्या होता है, हमारी आंखों में भी बीमारियां लगना स्टार्ट हो जाती हैं समय के साथ साथ। जैसे कि ओवर एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, या फिर स्क्रीन के सामने ज़्यादा रहने से क्या होता है, हमारी आंखें खराब हो जाती हैं, जैसे कि मेरी हो गई है, देखो ये चश्मा लग गया है। तो ऐसे ही एक बीमारी होती है जिसका नाम है कैटरेक्ट। नाम सुना है? मोतिया बिंदु। इंग्लिश में तो पता नहीं होगा कि कैटरेक्ट, कभी नाम नहीं सुना होगा, लेकिन हिंदी में जरूर सुना होगा मोतिया बिंदु। ऐसे बड़े बड़े वो चश्मा लगा के घूमते हैं लोग, काले काले चश्मा लगा के घूमते हैं, तो वो क्या होता है? मोतिया बिंदु होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे वो हम लोग जैसे बड़े होते हैं तो हमारी आंखों में प्रोटीन की लेयर बन जाती है, उसमें क्या होता है, हमारी आंखों के पास एक वाइटिश या मिल्कीनेस वाली लेयर जम जाती है, सफेद हो जाती है पूरी आंखें। जो ब्लैकिश पार्ट होता है वो मिल्की हो जाती है, कलर वाइट नहीं बोलेंगे, उसका कलर मिल्की हो जाता है। ठीक है। उस टाइम पे उसको बोलते हैं कैटरेक्ट। क्या बोलते हैं? कैटरेक्ट, मोतिया बिंदु। उसका एक ही इलाज है, उसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है सीधे सर्जरी। उसकी सीधी सर्जरी होती है, उसका कोई और इलाज नहीं है मोतिया बिंदु का। ठीक है। चलो, तो वही मैं बताना चाह रहा था कि उसमें क्या होता है कि या तो बिल्कुल कम कम दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, फिर कंप्लीटली विजन लॉस हो जाता है उस समय पे। ठीक है। जब मोतिया बिंदु होता है तो या तो थोड़ा थोड़ा दिखेगा मोतिया बिंदु वाले को, या फिर कंप्लीटली विजन लॉस हो जाता है। ठीक है।
अब थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि डिफेक्ट ऑफ विजन क्या क्या होते हैं। दूर का, किस व्यक्ति को दूर का नहीं दिखता है तो उसको क्या बोलते हैं, पास का नहीं दिखता है तो क्या बोलते हैं, इसको भी देख लेते हैं। चलिए, ये रहा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ये 3 ऐसे टर्म्स हैं जो कि डिफेक्ट ऑफ विजन में काउंट किए जाते हैं। देखो, पहला आता है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? तो मायोपिया का मीन्स है कि जब किसी व्यक्ति को दूर का नहीं दिखे, पास का अच्छे से दिखे, दूर का अच्छे से नहीं दिखे और पास का अच्छे से दिखे, उसको बोलते हैं, उस व्यक्ति को होता है मायोपिया। उस व्यक्ति को होता है मायोपिया। जैसे कि मैं हूँ, मुझे दूर का क्लियर नहीं दिखता है, पास का एकदम क्लियर दिखता है, तो कह सकते हैं कि मुझे मायोपिया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कारण क्या होता है मायोपिया का? मैंने कॉज लिखा है। तो कारण होता है कि इसमें क्या होता है, आई बॉल जो होती है आंखों की, वो टू लॉन्ग हो जाती है। आई बॉल जो होती है वो लॉन्ग हो जाती है, बड़ी हो जाती है। आई बॉल बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो जाती है। ठीक है। और दूसरा कारण बोल सकते हैं कि आई लेंस जो है वो टू टू कॉन्वेक्स, क्या हो जाता है, टू कॉन्वेक्स, बहुत ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाता है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या, वो क्या लिखा है इसमें? इसका मतलब ये है कि इतना ज्यादा कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्वेक्स का मीन्स इतना ज्यादा कन्वर्जिंग हो गया कि उसने इतनी लाइट कन्वर्ट करा दी कि लाइट रेस को कन्वर्ट कराना था स्क्रीन पर। जैसे लाइट रेज आती हैं तो क्या करती हैं, स्क्रीन पर कन्वर्ट कराती हैं, लाइट रेस से टकरा के स्क्रीन पर कन्वर्ट कराती हैं। लेकिन ये इतना ज्यादा कन्वर्जिंग हो गया, इतना ज्यादा कन्वर्जिंग हो गया कि लाइट रेस आ रही हैं तो इतना ज्यादा इसने कन्वर्ट करा दिया कि स्क्रीन से पहले ही कन्वर्ट करा दी, लाइट यहीं पर इमेज बना दी। लाइट रेज आई, लाइट रेज आई, इसने इतना ज्यादा कन्वर्ट कर दिया लाइट रेज को कि स्क्रीन पर ना फॉर्म होते हुए स्क्रीन से पहले ही फॉर्म्ड हो गई, स्क्रीन से पहले, यहीं पर स्क्रीन से पहले फॉर्म्ड हो गई। इसमें ये होता है मायोपिया वाले पर्सन में। ठीक है, समझ में आया आपको? चलो, इसमें लिखा हुआ है इमेज फॉर्मेशन, इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यानी कि रेटिना से पहले इमेज बन जाती है। रेटिना पे इमेज नहीं बनती है, रेटिना से पहले इमेज बन जाती है इस व्यक्ति को, जिसको मायोपिया होता है। अच्छा, तो सही कैसे करते हैं? तो उस टाइम पे हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। उस टाइम पे हम कॉनकेव, ये जो लेंस है वो कॉनकेव लेंस है, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है। तो ये कैसे वर्क करता है? तो देखो, यहाँ पे आया डायग्राम में, देखो डायग्राम में क्या है, ये एक व्यक्ति है, ये वो वाली आंखें हैं जिसको मायोपिया हो रखा है। देखो लाइट रेस आई, लाइट रेस आई, इससे टकराई, तो देखो यहीं पर इसने कन्वर्ट करा दिया, बहुत इतना ज्यादा कन्वर्जिंग हो गया कि इसने स्क्रीन से पहले ही कन्वर्ट करा दिया, स्क्रीन से पहले ही कन्वर्ट करा दिया। अब हमने क्या करा, हमने कॉनकेव लेंस लगा दिया, कॉनकेव लेंस लगा दी। यहाँ पर कॉनकेव लेंस हमें पता है डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो पहले तो ये लाइट रे डाइवर्ट करता है। तो चलो, लाइट रेस आई, लाइट रेस आई तो पहले इसने क्या करा, थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, और डाइवर्ट करके इसने, इसके लेंस ने क्या करा, कन्वर्ट किया। तो कन्वर्ट कराते कराते उसने सही जगह पर कन्वर्ट करा दिया। पहले इसने डाइवर्ट कर दिया और फिर डाइवर्ट करने के बाद कन्वर्ट करा दिया इसकी लेंस ने। ठीक है। तो कॉनकेव लेंस का काम होता है, तो पहले क्या करता है, वो डाइवर्ट कर देता है, और डाइवर्ट करने के बाद फिर हमारी आंखों के अंदर जो लेंस है वो उसको कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे करके जो इमेज है वो रेटिना पे फिक्स पोजीशन पे बन जाती है। ठीक है, समझ में आया? जी, याद कर लेना अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा डिफेक्ट है हाइपर। अच्छा, एक चीज और, मायोपिया को हम नियर साइडेडनेस भी बोलते हैं, मायोपिया का दूसरा नाम नियर साइडेडनेस भी है। अब आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम दूसरा नाम बोलते हैं फार साइडेडनेस। क्या बोलते हैं? फार साइडेडनेस। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति को दूर का बहुत अच्छे से दिखता है, दूर का बहुत अच्छे से दिखता है, लेकिन पास का आते आते ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पास का क्लियर नहीं दिखता है और दूर का बहुत अच्छे से दिखता है। तो ये है, इस ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। समझ में आया ना आपको? अच्छा, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि आई बॉल जो होता है, आई बॉल वो टू शॉर्ट हो जाता है, आई बॉल जो होता है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। और दूसरा कारण, आई लेंस जो है वो टू फ्लैट हो जाता है, आई लेंस जो है वो कैसा होता है, फ्लैट हो जाता है, एकदम कैसा हो जाता है, एकदम फ्लैट हो जाता है, इसको बोलते हैं चपटा हो जाता है। ठीक है, फ्लैट हो जाता है। या बोल सकते हो आप कि लेस कन्वर्जिंग रहता है, मतलब कन्वर्ज नहीं कर पाता है लाइट रेस को, और लाइट रेस को कन्वर्ज नहीं करा पाएगा प्रॉपर्ली तो क्या करेगा, जैसे लाइट रेस आई, अब लेंस का काम क्या है, कन्वर्ट कराना, सही समय पे और सही जगह कन्वर्ट कराना। अब जैसे सपोज कि हाइपरमेट्रोपिया है, अब उसको कन्वर्ट कराना है स्क्रीन पर, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कैसी हो गई, कम हो गई, कन्वर्ट कराने की पावर कम हो गई, तो क्या करेगा, अब कन्वर्ट वो धीरे धीरे करा रहा है, धीरे 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 कराते कराते अब स्क्रीन तो निकल गई बाहर, स्क्रीन निकल गई, अब स्क्रीन के पीछे कन्वर्ट करा दिया उसने। तो इस केस में ऐसा होता है, कैसा होता है, देखो देखो, लाइट रेस आती हैं, लाइट रेस, पास की लाइट रेस आती हैं, अब इसकी कन्वर्जिंग पावर इतनी कम हो गई है कि इसने धीरे 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 कन्वर्ट कराया, धीरे धीरे कन्वर्ट कराया, अब ये स्क्रीन तो निकल गई, स्क्रीन के बाहर तक चला गया,
तो स्किन के बाहर कन्वर्ज होता है। यानी कि जो हाइपरमेट्रोपिया वाला व्यक्ति है, इसकी इमेज जो फॉर्म होती है वो रेटिना स्क्रीन के बाहर होती है, ठीक है, बिहाइंड द स्क्रीन होती है, बिहाइंड द स्क्रीन होती है, ठीक है। चलो, इसका करेक्शन कैसे करेंगे? इसका करेक्शन कैसे करेंगे? इसका करेक्शन करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। इसका करेक्शन करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। हमें पता है हमारी आंखों का जो लेंस था उसकी कन्वर्जिंग पावर स्लो हो गई है, तो हम कन्वर्जिंग लेंस ही तो लगाएंगे, उसकी पावर और बढ़ा देंगे। तो पावर बढ़ा दिया, लो देखो ये लगाया, कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया। तो कन्वर्जिंग लेंस ने क्या करा, ये लाइट रेस आई, उसने कन्वर्स पहले इतनी पावर से कन्वर्स कर दिया। अब तुम्हारा जो हाइपरमेट्रोपिया वाला पर्सन है उसकी आंखों का जो लेंस है वो कितना भी कम कन्वर्जिंग वाला हो, क्योंकि लेंस ने जो चश्मे वाला लेंस है उसने पहले ही ज्यादा कन्वर्स कर दिया। अब धीरे धीरे करके सही जगह पर कन्वर्स हो गया और रेटिना पर इमेज बन गई, ठीक है। तो करेक्शन के लिए क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो हाइपरमेट्रोपिया वाला पर्सन होता है, हाइपरमेट्रोपिया वाला पर्सन, उसका जो नियर पॉइंट होता है, जैसे हमारा नॉर्मल व्यक्ति का नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिया वाला पर्सन है उसको पास का नहीं दिखता है ना, तो उसका जो नियर पॉइंट है वो खिसक के थोड़ा दूर चला जाता है, वो खिसक के थोड़ा दूर चला जाता है। जैसे सपोज एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसका नियर पॉइंट यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए ना नियर पॉइंट, लेकिन ये अब इसको हो गया हाइपरमेट्रोपिया, तो इसका नियर पॉइंट हो गया यहाँ पर, यानी कि इसको यहीं तक दिख रहा है। अब इसके लिए ये 25 सेंटीमीटर ये हो गया है, ये वाला पॉइंट। इसके बाद अगर देखेगा ये तो इसका ब्लर हो जाएगा, जबकि 25 सेंटीमीटर यहाँ है, लेकिन अब इसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया, तो इसको अब यहाँ इसको मेरा इसका नियर पॉइंट यहाँ पर पहुंच गया है, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ था, क्या था, ये फार पॉइंट कहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था ना एक नॉर्मल व्यक्ति का, लेकिन इसका क्या होता है, फार पॉइंट खिसक के कहाँ आ जाता है, और पास आ जाता है, फार पॉइंट खिसक के और पास आ जाता है, यहाँ आ जाता है फार पॉइंट खिसक के, ठीक है। जब और पास खिसक के आ जाता है तो यानी कि दूर का वो क्लियरली नहीं देख सकता है, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको मायोपिया समझ में आया हो और हाइपरमेट्रोपिया समझ में आया हो। इसके बाद हम देखते हैं ये वाला प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होता है, देखो प्रेसबायोपिया एक ऐसी कंडीशन आती है एक एज के हिसाब से, जैसे कि जब उम्र बढ़ती चली जाती है तो वो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ना तो पास का दिखे ना दूर का दिखे, तो वे दोनों ही कंडीशन इसमें आती है कि ना दूर का सही से दिख पाता है ना पास का दिख पाता है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं प्रेसबायोपिया, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं प्रेसबायोपिया। तो ये क्यों होती है, ये किस कारण से होती है, ये इसमें कारण ये लिखा है कि ये सिलेरी मसल्स के वीक होने से हो जाती है, सिलेरी मसल वीक हो जाता है उसकी वजह से हो जाती है। और आई लेंस जो है ना आपकी आई लेंस, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, एक तो कारण ये है। और दूसरा कारण क्या है कि सिलेरी मसल जो है उसकी जो क्षमता है, इसकी इंटेंसिटी है वो बहुत वीक हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी जो है आई लेंस को खींचना और कम करने की वो बहुत वीक हो जाती है। इस वजह से ना तो वो सही से जो प्रेसबायोपिया वाला होता है ना तो वो दूर का देख पाता है, ना ही वो प्रॉपरली पास का देख पाता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसका करेक्शन कैसे होगा, तो करेक्शन करने के लिए अब आपको पास का भी लगाना पड़ेगा दूर का भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे लेंसेज को, ऐसे चश्मे जो बनते हैं उसको बोलते हैं बायफोकल लेंसेज। क्या बोलते हैं, बायफोकल लेंसेज। आपने देखे भी होंगे, आपने ऐसे चश्मे देखे होंगे, ऐसे ये चश्मे आपने देखे होंगे ना, ऐसे जिसमें ऐसे ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे, तो ऐसे चश्मे को बोलते हैं हम बायफोकल लेंस, ऐसे चश्मे को बोलते हैं बायफोकल लेंस। समझ में आया ना आपको। चलो आगे एक है एस्टिक। अच्छा, ये जो मेरे को प्रोनाउंशिएट करना नहीं आता, ये क्या है, ये अगर आपको प्रोनाउंशिएट करना आता हो तो बताना आप कमेंट में। इसको शायद एस्टिगमेटिज्म ऐसा कुछ बोलते हैं। ये एक ऐसी समस्या हो जाती है, इसमें क्या होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ढंग से नहीं दिख पाती है। किसी व्यक्ति को अगर आप बोल दो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में डिस्टिंग्विश करके बता पाए, जैसे कि अगर मैं ये बनाऊं, ऐसे बना रहा हूं मैं, ठीक है, अगर आपको ये वाला समस्या है, एस्टिग्मेटिज्म अगर ये आपको है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं तो मेरा मजाक मत उड़ाना, अगर ये समस्या आपको है तो आप लाइंस में आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, इस लाइंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सी वर्टिकल लाइन है और कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। इसमें ये समस्या हो जाती है।
इसका करेक्शन करने के लिए एक सिलेंड्रिकल लेंस आता है, वो यूज़ होता है इसके करेक्शन के लिए। ठीक है, चलो आगे। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ये शॉर्ट में मैंने एक टेबल सी बना दी है, इसको आप अच्छे से देख लेना एक बार और उसको नोट कर लेना। ठीक है, मायोपिया है, कौन सा नहीं देख पाता है, फिर क्या कारण होता है, इमेज कहाँ बनती है और करेक्शन कैसे करते हैं। तो ऐसा मैंने सबके लिए लिख दिया है। ठीक है, तो आप नोट कर लेना। चलो, ये वाला टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद एक टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। हम पूरे चैप्टर को एक ही शॉट में कंप्लीट कर रहे हैं, तो आराम आराम से ब्रेक लेते रहना, वीडियो पॉज कर लेना, ब्रेक ले लेना, थोड़ा पानी वानी पी लेना, इसके बाद फिर से आ जाना, वीडियो ऑन करना और पढ़ना स्टार्ट कर देना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा कि कैसे रिफ्रैक्शन होता है वो देखेंगे। तो देखो, हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा था। अच्छा, इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे बोला था कि लाइट चैप्टर जरूर पढ़ के आना, क्योंकि लाइट चैप्टर में मैंने रिफ्रैक्शन पढ़ाया। रिफ्रैक्शन क्या होता है ध्यान है ना, कि फिर से बताना पड़ेगा? चलो बता ही देते हैं भैया। रिफ्रैक्शन मैंने पढ़ाया था आपको कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करती है, जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करती है, तो वो क्या होती है, डेविएट हो जाती है अपने पाथ से, अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है हल्की सी, और डेविएट होके वो हमें अलग मुड़ी हुई दिखती है। इस चीज को, इस फिनोमेना को हम बोलते थे रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब उसी रिफ्रैक्शन को हम एक प्रिज्म के द्वारा समझेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। जैसे कि हमने एक प्रिज्म बनाया ABCD, ये एक 2D डायग्राम है। आप 3D डायग्राम को दिमाग में बना लीजिए, ये एक 2D डायग्राम है। ABCD क्या है, एक प्रिज्म है। अब इसमें कैसे रिफ्रैक्शन होगा, देखो यहाँ से लाइट पास कराई, तो हमें पता है जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है, तो हल्की सी क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है। और किसकी तरफ करती है, टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट करती है। तो लाइट रे देखो यहाँ से पास कराई, अब यहाँ पे नॉर्मल रे डाली, अब नॉर्मल की तरफ इसने रिफ्रैक्ट कर दी। अब लाइट रे फिर से डेंसर से रेयर जा रही है, ये डेंसर था और ये रेयर था, डेंसर से रेयर जा रही है, तो क्या करती है लाइट रे रिफ्रैक्ट करती है फिर से, लेकिन अब जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब फिर से नॉर्मल रे डाली, ये नॉर्मल रे डाल दी है। ठीक है, अब नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनता है प्रिज्म में। मैं एक फोटो लेके आया हूँ, शायद आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। जैसे ये देखो, ये रहा प्रिज्म, ये प्रिज्म है। तो ये प्रिज्म में आप देखना, यहाँ से लाइट आई, यहाँ से इस पर टकराई, और ये देखो कुछ इस तरीके से बैंड बना लेता है, इस तरीके से बैंड हो जाती है, और वो 7 क्लास में डिवाइड हो जाती है। वो अलग टॉपिक है, वो थोड़ी देर बाद बताएंगे। ठीक है, अभी इतना सीखो। चलो, अब ये जो क्या क्या पॉइंट्स बने हुए हैं इसको समझा देते हैं, क्योंकि ये भी पेपर में आ जाते हैं, पूछ लेते हैं। तो देखो, ये तो हो गया इंसिडेंट रे, फिर ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, ये वाला एंगल होता है, ये जो एंगल है वो कौन सा है, एंगल आई। उसके बाद जो E और F लाइन है, ये है रिफ्रैक्टेड रे। जैसे मैंने बताया, P और E है, ये है इंसिडेंट रे, और F और S है, इसको बोलेंगे इमरजेंट रे। क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे, यानी कि ये बाद में रिफ्रैक्ट होने के बाद दोबारा से जब ये दूसरी मीडियम में, रेयर मीडियम में गई, तो क्या हुआ, इमरजेंट हुई, यानी इमर्ज हुई, तो उसको बोल दिया इमरजेंट रे। चलो, यहाँ पे एंगल बनना है एंगल आई। चलो, इसके बाद एंगल बनना है, ये एंगल आर है। एंगल आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कितना एंगल रिफ्रैक्ट हुई, कितनी लाइट रिफ्रैक्ट हुई, तो वो जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, तो वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये है एंगल ई क्या है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस, यानी कि कितनी लाइट इमर्ज हुई। तो ये दूसरा वाला जो नॉर्मल बनाया था, नॉर्मल लाइन बनाई थी, इस लाइन से देखेंगे, इस वाली लाइन को, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो है ई, यानी कि कितनी लाइट इमर्ज हुई, यानी कि एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये लाइट को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे ना जाके ये डेविएट हुई पहले, फिर यहाँ डेविएट हुई। पहले सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये डेविएट हुई, फिर यहाँ डेविएट हुई। तो ये कितना ज्यादा डेविएशन हुआ, ये डेविएशन कितना हुआ, इस डेविएशन को बोलेंगे डी, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया? फिर से देखो ध्यान से, ये मैं पॉइंट कर रहा हूं, ये था इंसिडेंट रे, ये लाइट थी, इस लाइट रे को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा ना जाके ये पहले यहाँ रिफ्रैक्ट हुई, फिर यहाँ इमर्ज हुई।
यानी कि देखो कितना ज्यादा डेविएशन आ गया इस लाइट का, कितना ज्यादा डेविएशन, यानी कितना ज्यादा लाइट मुड़ गई। बस इसी डेविएशन को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, फिर देखेंगे डिस्पर्जन क्या होता है। स्पेक्ट्रम होता है कि एक बैंड ऑफ कलर होता है, बैंड ऑफ कलर होता है, उस चीज को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। यानी कि कुछ कलर्स होते हैं, 7 कलर होते हैं, 7 रंगों का एक बैंड होता है, 7 रंगों का एक बैंड होता है, उस बैंड को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, कैसे होता है देखो, जब लाइट रे एक प्रिज्म से वाइट जो लाइट है, व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से जा रही होती है, व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से जा रही होती है, तो वो टकराने के बाद 7 रंगों में डेविएट हो जाती है, 7 रंगों में टूट जाती है, 7 रंगों में बिखर जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, उसी चीज को, वो जो 7 रंग थे उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, और जब वो टूट रही है, स्प्लिट हो रही है, रंगों में 7 रंगों में स्प्लिट हो रही है, उस चीज को बोलते हैं डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट्स कलर, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट्स कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। यानी कि एक सफेद लाइट आ रही है, प्रिज्म में टकरा रही है, प्रिज्म में टकराने के बाद वो 7 रंगों में डेविएट हो रही है, 7 रंगों में विभाजित हो रही है, उसको बोल दिया डिस्पर्जन ऑफ लाइट, या फिर डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, जैसे ये मैं डायग्राम लेके आया हूं, ये देख लो डायग्राम क्या है। ये व्हाइट लाइट आई, ये प्रिज्म पे टकराई, और देखो कैसे प्रिज्म पे टकराने के बाद 7 रंगों में बैंड, 7 रंगों में बट गई। ठीक है, चलो चलो, अब ये कैसे होता है देखो, इसमें जो रेड कलर होता है इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, और वो कम बैंड होती है, बैंड कम होती है। देखो आप देख रहे हो, यहाँ से व्हाइट लाइट गई, फिर सबसे ज्यादा बैंड कौन सा कलर हुआ, देखो सबसे ज्यादा बैंड ये आपको वॉयलेट दिख रहा है, वॉयलेट सबसे ज्यादा टर्न लिया, वॉयलेट ने सबसे ज्यादा टर्न लिया। ठीक है, रेड ने जो सबसे टॉप पे था, रेड, उस रेड कलर ने कम बैंड लिया। तो ध्यान रखना, यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि रेड कलर जो होता है वो लीस्ट बैंड करता है। क्या करता है, लीस्ट बैंड करता है। और जो वॉयलेट कलर जो होता है वो सबसे ज्यादा मोस्ट बैंड करता है, सबसे ज्यादा बैंड होता है कौन सा कलर, वॉयलेट कलर, और सबसे लीस्ट बैंड होता है रेड कलर। ठीक है, चलो वही इसमें लिखा है, आगे देखते थे। अब हम इसी चीज को, जो हमने स्पेक्ट्रम अभी देखा था ना, व्हाइट लाइट टूट रही थी और स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो रही थी, यानी कि 7 रंगों में टूट रही थी। अब एक साइंटिस्ट थे जो थे आइजैक न्यूटन, जिनका नाम था आइजैक न्यूटन। तो आइजैक न्यूटन ने क्या नोटिस किया कि एक जो हमारे पास प्रिज्म रखा हुआ था, उस प्रिज्म पे जैसे कि सन की रेज आ रही थी, व्हाइट लाइट सन की आ रही थी, तो वो प्रिज्म ने उस लाइट को 7 रंगों में तोड़ा, और 7 रंगों में तोड़ा जैसे ही, तो हमें एक रेनबो जैसा तो कुछ दिखा। ठीक है, अब उन्होंने क्या नोटिस किया, अब एक काम करते हैं, अब एक काम क्या करते हैं कि अब एक और प्रिज्म लेके आते हैं, उसको उल्टा करके, उस प्रिज्म को उल्टा करके फिर उसके सामने लगाते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही उन्होंने दूसरे प्रिज्म को उल्टा करके उसी प्रिज्म के बगल से लगा दिया, तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि वो जो 7 रंग थे वो दोबारा से रिफ्लेक्ट कर गए, और दोबारा से उसने कन्वर्ट कर दिया व्हाइट कलर में। इसी चीज को बोला गया रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होगे, पहले एक था प्रिज्म, व्हाइट लाइट गई और 7 रंग में विभाजित हो गई, 7 रंग में टूट गई, डिस्पर्जन हो गया। ठीक है, रेड टॉप पे था और वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड हुआ। इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक उल्टा करके प्रिज्म और रख दिया। तो जैसे ही उल्टा करके एक प्रिज्म रखा, तो क्या देखा उन्होंने क्या देखा कि दोबारा से वो व्हाइट लाइट में बन गई स्क्रीन पर, दोबारा से स्क्रीन पर व्हाइट लाइट हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ये था रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। इसके बाद एक टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं रेनबो फॉर्मेशन। उसको भी देख लेते हैं क्या होता है रेनबो फॉर्मेशन। तो रेनबो फॉर्मेशन में क्या होता है, रेनबो फॉर्मेशन देखो, रेनबो फॉर्मेशन क्या होता है कि रेनबो क्या है, ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, नेचुरल स्पेक्ट्रम है। अब ये बनता कैसे है वो देख लो, मैं बताता हूँ। देखो, जब एक बरसात होती है, जब बरसात की बूंदें गिरती हैं, तो जो बूंद होती है बरसात की, ड्रॉपलेट होती है, तो वो जो ड्रॉपलेट है वो एक्ट करती है एज अ प्रिज्म। वो जो ड्रॉपलेट है, वो बूंद है, वो एक्ट करती है एज अ प्रिज्म, वो प्रिज्म की तरह एक्ट करती है। बरसात की बूंद जो होती है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करती है। ठीक है, फिर वही सेम डिस्पर्सन होता है, जैसे कि ये बरसात की बूंद थी, इस बूंद ने
एक्ट किया एज अ प्रिज्म। अब यहाँ से व्हाइट लाइट आई, इसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ और इस रिफ्लेक्शन के बाद 7 रंगों में विभाजित हो गया। अभी ये तो यहाँ पे एक ड्रॉपलेट थी, ऐसी करोड़ों अरबों खूब सारी बारिश की बूंदें होती है ना, तो ऐसे करके एक रेनबो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट अपीयरिंग इन द स्काई व्हेन द सन शाइन ऑन अ रेन ड्रॉप आफ्टर रेन शावर। इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन नेचर। वही मैंने आपको बताया। ठीक है, इसमें सबसे टॉप पे आपको कौन सा कलर दिखता है? रेड दिखता है, क्योंकि सबसे लीस्ट बेंड होता है वो। और सबसे बॉटम पे आपको कौन सा कलर दिखता है? वॉयलेट दिखता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेंड होता है वो। ठीक है, अच्छा, ये जो रेनबो 7 रंगों में विभाजित होता है, रेनबो टूटता है 7 रंगों में, उस रंगों को नाम याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक दी गई है। इसको बोल दिया गया है विवग्योर। क्या बोल दिया गया है? विवग्योर। क्या बोला है? विवग्योर। विवग्योर में सबसे पहले आता है टॉप पे वी यानी वॉयलेट, फिर आई से इंडिगो, फिर आता है ब्लू, बी से होता है ब्लू, उसके बाद आता है जी से ग्रीन, फिर आता है वाई से येलो, इसके बाद आता है ओ से ऑरेंज, और लास्ट में आता है रेड, आर से रेड। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं विवग्योर। क्या बोलते हैं? विवग्योर। ठीक है, एक छोटा सा एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने उठा के लेके आया हूं, वो भी देख लो कि जब सनलाइट एक रेन ड्रॉप पे पड़ी, सनलाइट रेन ड्रॉप पे पड़ी, तो यहाँ पे पहले क्या हुआ? यहाँ पे पहली बार होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद दूसरी बार यहाँ होता है रिफ्लेक्शन। क्या होता है? रिफ्लेक्शन, यानी कि टकरा कर वापस जाती है। रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद दोबारा से यहाँ पे, पहले यहाँ पे क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे हुआ रिफ्लेक्शन, जो टकराया। इसके बाद फिर से यहाँ पे हुआ रिफ्रैक्शन। क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। दोबारा से रिफ्रैक्शन हुआ और 7 कलरों में टूट गई। 7 कलरों में ये व्हाइट लाइट टूट गई, डिस्पर्जन हो गया। तो इस तरीके से रेनबो फॉर्म होता है। आपको समझ में आया? चलो, तो यहां तक अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, और नहीं आया हो तो आप मेरे को बताइएगा कि कहाँ पे कौन से पॉइंट पे कमी आ रही है, आप मुझे बताना। और ये आप एक काम और कर सकते हो कि आप वीडियो को दोबारा से पीछे ले जाइए, दोबारा से पीछे ले जाइए, फिर से देखिए। आप मल्टीपल टाइम इस चीज़ को करोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए।